नमस्कार, स्वागत है आप सब लोगों का एक बार फिर से मेरे चैनल स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच पे। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो 70वां बीपीएससी का एग्जाम जो कि 30 सितंबर 2024 को होने वाला है, आप लोग जानते हैं, डेट ऑलरेडी हम लोगों के बीच में आ चुका है। तो उसके लिए ये प्रैक्टिस सेट है, तो ये चौथा प्रैक्टिस सेट होगा। इसके पहले हम लोग 3 प्रैक्टिस सेट ला चुके हैं, जिसमें हम लोग 150 से ज़्यादा प्रश्न हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। एग्जाम के पहले पहले तक मैं लगभग 50 प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा, जिसमें हम लोग 2000 से ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो जो पहले 3 प्रैक्टिस सेट हम लोग कवर किए हैं, उसमें 2 जो थे वो करंट अफेयर्स के थे और एक जो था वो 2011 सेंसस के ऊपर था। तो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखें तीनों, तो उसको जरूर जाकर देखिए। वो तीनों वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और साथ ही मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी होगा, वहाँ से आप वीडियो का PDF ले सकते हैं। तो आइए चलते हैं आज प्रैक्टिस सेट 4 की ओर, चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। और ये जो प्रैक्टिस सेट होगा ये बिहार स्पेशल क्वेश्चंस का होगा। ये प्रैक्टिस सेट बेहद इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर देखिएगा और पूरा देखिएगा। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार राज्य में कुल कितनी लोकसभा की सीटें हैं? ऑप्शंस में देखते हैं क्या क्या है, 39, 40, 42 या तो फिर 48। तो बिहार राज्य में कुल 40 लोकसभा की सीटें हैं। कितनी है? 40 है बिहार में। पहले ऑप्शन में क्या था? 39। तो 39 सीटें हैं तमिलनाडु में। लोकसभा की तमिलनाडु में 39 सीट्स हैं। 42 सीट्स हैं वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। 48 सीट्स है महाराष्ट्र में। 48 सीटें हैं महाराष्ट्र में। अगर यहीं पे राज्यसभा की बात की जाए तो बिहार में राज्यसभा की 16 सीटें हैं। तमिलनाडु की अगर बात की जाए तो तमिलनाडु में राज्यसभा की 18 सीटें हैं। तो बिहार में 16 सीटें हैं राज्यसभा की और बंगाल में भी 16 ही सीटें हैं राज्यसभा की। यहाँ पे महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में राज्यसभा की 19 सीटें हैं। अगर सबसे ज़्यादा कहीं पे लोकसभा और राज्यसभा की सीटें हैं तो वो है उत्तर प्रदेश। यहाँ पे लोकसभा की सीटें हैं 80 सीटें हैं और राज्यसभा की सीटें हैं 31। तो ये सारी जानकारियाँ आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे इसके बारे में थोड़ा और डिटेल से जान लेते हैं कि बिहार ये वन ऑफ द 3 स्टेट्स था, मतलब उन 3 राज्यों में एक राज्य था बिहार, जहां पे लोकसभा इलेक्शन जो 2024 में संपन्न हुआ उसमें सभी 7 चरणों में चुनाव हुए थे। बाकी के 2 राज्य कौन कौन से थे? एक उत्तर प्रदेश था और एक पश्चिम बंगाल था। मतलब उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार, यही सिर्फ 3 राज्य थे जहां पे 7 ही चरणों में चुनाव हुए थे 2024 के आम चुनावों में। और यहाँ पे एक लिस्ट है, आप देख सकते हैं, स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोकसभा सीट्स, मतलब किस राज्य में लोकसभा की कितनी सीटें हैं। तो 4-5 राज्य तो हम लोग ऑलरेडी बात कर लिए थे। उत्तर प्रदेश के बारे में बात कर लिए थे, महाराष्ट्र के बारे में, बंगाल में 42 सीटें, बिहार में 40 सीटें, तमिलनाडु में 39 सीट्स। इसके अलावा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, बट टॉप 5 भी अगर आप लोग ध्यान रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। मोदी जी का ये तीसरा मंत्रिमंडल बना है मोदी जी का, उसमें बिहार राज्य से कितने कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री शामिल किए गए हैं? तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि इस बार टोटल 72 मंत्रियों ने शपथ लिया है, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, जिसमें एक तो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उनके अलावा 30 जो हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। 30 जो हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। 5 जो है वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं, लेकिन उनको इंडिपेंडेंट चार्ज मिला है, स्वतंत्र प्रभार। और उसके अलावा जो 26 मिनिस्टर्स हैं वो हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, मतलब राज्य मंत्री हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं। 5 जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट प्रभार के हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि ये जो मंत्रिमंडल पूरा बना है, 72 मंत्रियों ने जो शपथ लिया है, उसमें बिहार राज्य से कितने कैबिनेट मंत्री और कितने राज्य मंत्री शामिल किए गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। इसमें 4 कैबिनेट मिनिस्टर्स बने बिहार से और 4 ही बने हैं राज्य मंत्री बने हैं, मतलब मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट बने हैं। तो इसके बारे में थोड़ा और हम लोग जान लेते हैं कि 4 जो कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं बिहार से वो कौन कौन है। तो एक तो गिरिराज सिंह जी हैं जो कि बीजेपी पार्टी से हैं, इनको बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, इनको दिया गया है, मतलब कपड़ा मंत्रालय इनको दिया गया है गिरिराज सिंह जी को। दूसरा देखते हैं राजीव रंजन सिंह, ये हैं जेडीयू पार्टी से और इनको ललन सिंह के नाम से ये ज़्यादा एक्चुअली फेमस ये जाने जाते हैं, आप लोग जानते होंगे इनको। तो इनको मिला है
पंचायती राज, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय मिला है राजीव रंजन सिंह जी को। और ये जो मंत्रालय है ये जेडीयू कोटे से मिला है राजीव रंजन सिंह जी को। तीसरा जो कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं वो बने हैं चिराग पासवान जी। इनकी पार्टी का नाम है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। ये जरूर आप लोग नाम ध्यान रखिएगा, पार्टी का फुल फॉर्म लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। इनको मिला है खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, ये मिला है चिराग पासवान जी को। चौथे कैबिनेट मिनिस्टर जो बिहार से बने हैं वो हम पार्टी के हैं, मतलब हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, जिसके लीडर हैं जीतन राम मांझी जी। इनको मिला है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है MSME, जिसका फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। तो इनको मिला है लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्यम मंत्रालय। तो ये हो गए 4 कैबिनेट मिनिस्टर्स। ये जरूर ध्यान रखिएगा, बिहार के हर एग्जाम में ये सवाल पूछा जा सकता है। और जो 4 मिला है मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, मतलब जो राज्य मंत्री जो बने हैं, उनमें एक है नित्यानंद राय जी, ये बीजेपी पार्टी से हैं। और इनको मिला है ये राज्य मंत्रालय का इनको प्रभार मिला है। किस मंत्री का? यूनियन मिनिस्टर उसके कौन है गृह मंत्रालय के? तो वो हैं अमित शाह जी। अमित शाह जी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, मतलब गृह मंत्री हैं वो। तो गृह मंत्रालय का जो राज्य मंत्री हैं वो बने हैं नित्यानंद राय जी। बेसिकली ये जो कैबिनेट मिनिस्टर है उनको सपोर्ट के लिए यह मंत्रालय बनाया जाता है। दूसरा नाम देखते हैं, ये हैं सतीश चंद्र दुबे जी, ये भी बीजेपी पार्टी से हैं और इनको कोयला और खनन मंत्रालय का राज्य मंत्री बनाया गया है सतीश चंद्र दुबे को। आगे देखते हैं, तीसरा जो नाम है वो है डॉक्टर राजभूषण चौधरी। इनको मिला है जल शक्ति मंत्रालय का राज्य मंत्री। चौथा नाम जो है वो है रामनाथ ठाकुर जी, ये जेडीयू पार्टी से हैं और इनको कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का राज्य मंत्री बनाया गया है। तो ये जो रामनाथ ठाकुर जी हैं इनको बनाया गया है राज्य मंत्री कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का। तो इसके जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो कौन है? वो हैं शिवराज सिंह चौहान जी, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे हम लोग देखे तो जल शक्ति मंत्रालय का राज्य मंत्री बनाया गया था डॉक्टर राजभूषण चौधरी को। तो इसके जो कैबिनेट मंत्री हैं वो हैं CR पाटिल जी, CR पाटिल जी। और एक और नाम हम लोग यहाँ पे देखे तो सतीश चंद्र दुबे जी, इनको कोयला और खनन मंत्रालय का राज्य मंत्री बनाया गया था। तो कोयला और खनन मंत्रालय के जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो हैं जी किशन रेड्डी जी, जी किशन रेड्डी जी हैं। तो ये आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, ये किसी भी एग्जाम में पूछा जाएगा, बिहार के किसी भी एग्जाम में। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, 2024 में हुए आम चुनावों के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे 2024 के आम चुनावों के दौरान? तो ये थे राजीव कुमार जी। तीसरे का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक और बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू, ये दोनों जो हैं ये इलेक्शन कमिश्नर्स हैं। देखिए यहाँ पे इस तरीके से इसका होता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो इस तरीके से होता है कि एक इसमें होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है? तो वो कौन है? वो राजीव कुमार जी अभी भी हैं और चुनाव के दौरान भी थे राजीव कुमार जी। 2 होते हैं इलेक्शन कमिश्नर्स, ठीक है, मतलब वो होते हैं चुनाव आयुक्त। तो 2 इलेक्शन कमिश्नर जो हैं, एक ज्ञानेश कुमार जी थे और एक सुखबीर सिंह संधू थे। इन दोनों का ही अपॉइंटमेंट चुनाव के ठीक पहले हुआ था। तो ये दोनों नाम भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो एक हो गए चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कि राजीव कुमार जी, और 2 होते हैं इलेक्शन कमिश्नर्स। तो दोनों नाम मैंने यहाँ पे बता दिया, एक ज्ञानेश कुमार जो कि ये हैं ज्ञानेश कुमार और ये हैं सुखबीर सिंह संधू जी। तो यहाँ पे हमारे पास जानने के लिए बहुत कुछ है। इस बार जो चुनाव हुआ था वो 18वां लोकसभा का चुनाव था, जिसको आम चुनाव भी कहा जाता है। और इस बार का चुनाव 7 चरणों में हुआ था और रिजल्ट 4 जून को आया था 2024 को। इस बार के चुनाव का टैग लाइन जो था वो था चुनाव का पर्व देश का गर्व। आयुष्मान खुराना जी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया था, यूथ आइकॉन बनाया गया था लोकसभा इलेक्शन 2024 के लिए, युवाओं को बेसिकली वोट के लिए प्रेरित करने के लिए। शीतल देवी एक पैरा आर्चर हैं, इनको बनाया गया था नेशनल डिसेबिलिटी आइकन, मतलब दिव्यांग जो लोग हैं उनके लिए आइकन बनाया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा शीतल देवी को। ये सारी छोटी छोटी जानकारियां आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। फिर इस बार सरकार ने क्या किया था, जो पोस्टल बैलेट का यूज़ होता है उसको 80 से बढ़ाकर 85 साल के एज तक कर दिया गया था। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा।
उसके अलावा फिर बाद में जनरल इलेक्शन 2024 का जब चुनाव हुआ तो उसके बाद जो डेटा आया इलेक्शन कमीशन का, उस डेटा के अनुसार इस बार 968 मिलियन लोग वोट के लिए एलिजिबल थे, जिसमें से 642 मिलियन लोगों ने वोटिंग में पार्टिसिपेट किया। मतलब लगभग 97 करोड़ लोग वोटिंग के लिए मतलब एलिजिबल थे, जिसमें सिर्फ 64 करोड़ लोग ही पार्टिसिपेट किए। मतलब आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 32 करोड़ लोगों ने चुनाव में हिस्सा ही नहीं लिया, जिसमें से इन 642 मिलियन लोगों में से 342 मिलियन जो थी वो महिलाएं वोटर थी, मतलब वीमेन वोटर्स थी जिन्होंने वोटिंग में पार्टिसिपेट किया। मतलब 642 मिलियन लोगों ने वोट दिया, जिसमें 312 मिलियन महिलाएं थी। अगर इस बार का वोटिंग परसेंटेज का बात करें तो वोटिंग परसेंटेज रहा 65.79%, जो कि एक्चुअली अगर 2019 में देखा जाए तो 2019 में था 67.40%। तो इस बार वोटिंग परसेंटेज 1.61% से कम रहा। ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज 1.61% कम रहा 2019 के मुकाबले में। 2024 में जो इस बार चुनाव हुआ उसमें वोटिंग परसेंटेज कितना से कम रहा, 1.61%। ये सारे डेटा आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन। निम्नलिखित राजनीतिक पार्टियों को 2024 के आम चुनावों में सबसे अधिक सीटें जीतने के क्रम में आपको सजाना है। मतलब आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाना है कि किस पार्टी ने इस बार कितना सीट जीता है। तो एक्चुअली कुछ जो है मैं वोटिंग के क्वेश्चन ले लेता हूं ताकि आप समझ सके, फिर मैं बिहार स्पेशल क्वेश्चंस पे भी आऊँगा। बस 2-3 क्वेश्चन और है, फिर हम लोग बिहार स्पेशल क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। तो आम चुनाव में इस बार सबसे अधिक सीटें किसको मिली, फिर उसके बाद किसको मिली, इस तरीके से आपको सजाना है। तो सबसे ज़्यादा सीटें मिली बीजेपी को। कितनी सीटें मिली? 240। दूसरे नंबर पर रही इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इनको मिली 99 सीट्स। तीसरे नंबर पर रही समाजवादी पार्टी, इनको मिला 37 सीट्स। चौथे नंबर पर रही AITMC, मतलब ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, इनको मिला 29 सीट्स। पांचवें नंबर पर रही DMK, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, जो कि तमिलनाडु की पार्टी है, इनको मिली 22 सीटें। तो यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के हिसाब से ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। और ये पांचों पार्टी का चुनाव चिन्ह है, ये भाजपा का, ये कांग्रेस का, समाजवादी पार्टी, ये फिर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और ये DMK पार्टी का है। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं कि जो लोकसभा इलेक्शंस में वोटिंग का जो मिनिमम एज होता है वो होता है 25 साल। मतलब अगर आपको चुनाव लड़ना है तो, माफ़ कीजिएगा, अगर आपको चुनाव लड़ना है, कंटेस्ट करना है, तो आपको 25 साल का होना आवश्यक है लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन वहीं अगर आप वोट देना चाहते हैं, अगर आप वोटर हैं, तो 18 साल का उम्र के भी अगर आप हैं तो आप लोग लोकसभा के चुनाव में वोट दे सकते हैं। साथ ही साथ जो विधानसभा का भी चुनाव होता है उसमें भी आप वोट दे सकते हैं अगर आपकी एज 18 या उससे ऊपर है तो। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। आज़ादी के बाद जब हमारा संविधान बना तो उस समय वोटिंग एज थी 21। तो ये चेंज कब हुआ? ये हुआ 61वां संविधान संशोधन हुआ 1989 में। तो उस टाइम ये जो वोटिंग एज था 21, इसको घटा कर दिया गया 18 साल। तो आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, 61वें संविधान संशोधन से ये हुआ था। अब ध्यान रखिए कि कुछ सीटें रिजर्व होती है लोकसभा में। कितनी सीटें? तो 84 सीट्स जो हैं ये रिजर्व होती है शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, और 47 सीट्स रिजर्व होते हैं अनुसूचित जनजाति के लिए, मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए लोकसभा में। और ये किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 330 के तहत ये सीटें रिजर्व होती है। मतलब दोनों को अगर आप मिला देंगे तो 131 सीटें लोकसभा में रिजर्व होती है। अगर बात किया जाए किस स्टेट्स में कितनी लोकसभा की सीटें हैं, तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में भी बात कर चुके हैं। सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें हैं यूपी में 80 सीटें हैं, और दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे पे वेस्ट बंगाल, चौथे पे है बिहार। यहाँ पे जो उम्र का दायरा है आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्रेसिडेंट बनने के लिए 35, वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी 35। यहाँ पे हम लोग पहले देखें लोकसभा के लिए 25। तो लोकसभा के लिए अगर 25 है तो लोकसभा का ही मेंबर बनता है प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर के लिए भी ऑटोमेटिकली 25 हो जाएगा। राज्यसभा के लिए 30 है, गवर्नर बनने के लिए 35 है, और यहाँ पे विधान परिषद का मेंबर बनने के लिए 25 है, और यहाँ पे विधानसभा का मेंबर बनने के लिए, विधायक बनने के लिए 25 है, और विधान परिषद का मेंबर बनने के लिए 30 है। अगर पंचायत इलेक्शन का आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आप 21 साल के भी रहेंगे तो भी आप चुनाव लड़ सकते हैं। आगे देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। 2024 के आम चुनावों में किस राजनीतिक पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटें मिली है?
तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा मिली है। तो यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हैं। दूसरे नंबर पे इंडियन नेशनल कांग्रेस 99, सपा को मिला है 37, फिर आगे ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को 29, डीएमके को 22, टीडीपी को 16, जेडीयू को 12। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा सीटें मिली है भारतीय जनता पार्टी को। पांचवा का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बीजेपी को इस बार मिली 240 सीटें, जो कि पिछली बार की अपेक्षा 63 सीटें कम है। वोटिंग परसेंटेज रहा बीजेपी का 36.56%। 2019 से कंपेयर करेंगे तो 2019 में था 37.36%, मतलब इनका वोटिंग भी घटा है और 63 सीटें भी कटी है। ठीक उसी तरीके से देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो इनको इस बार मिला 99 सीट्स, जो कि पिछली बार था 52। तो इस बार कितना बढ़ गया, 47 सीटों का इनका इजाफा हुआ है। वोटिंग परसेंटेज में भी इनको 21.19% वोट मिले, जो कि पिछली बार मिले थे 19.49%। तो वोटिंग भी इनका बढ़ा है, वोटिंग परसेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस का। अब देखिए जो एनडीए गठबंधन है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ये जरूर ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ जाएगा। ये तो नहीं पता, लेकिन इंडिया गठबंधन का जरूर आ सकता है एग्जाम में। इंडिया गठबंधन का फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं छठा क्वेश्चन, लोकसभा का चुनाव कितने सालों के बाद होता है। तो लोकसभा का चुनाव हर 5 साल में होता है, मतलब 5 सालों के बाद होता है। तो छठा का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो पहले लोकसभा का चुनाव कब हुआ था, 1952 में हुआ था। और पहले जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, मुख्य चुनाव आयुक्त, वो थे सुकुमार सेन। इस बार कौन थे, राजीव कुमार, हम लोग पहले बात कर चुके हैं। अब देखिए क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स लोकसभा में कितनी है, तो अभी है 550। पहले होती थी 552। 2 सीटें जो होती थी वो एंग्लो इंडियंस के लिए होती थी, लेकिन एंग्लो इंडियंस के लिए जो 2 सीटें होती थी उसको हटा दिया गया। तो किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया, तो 104वां जो संविधान संशोधन था उसके तहत जो सीट रिजर्व होती थी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में, उसको एबॉलिश कर दिया गया, मतलब खत्म कर दिया गया। तो अभी कितनी सीटें हैं, अभी 550 मैक्सिमम सीटें हैं, लेकिन चुनाव कितने पे होता है, 543 सीटों पर ही चुनाव होता है लोकसभा में। और इस बार का लोकसभा चुनाव जब हो रहा था तो उसको देखने के लिए 23 देशों से 75 डेलीगेट्स आए थे इंडिया में देखने के लिए कि आखिर यहाँ पे लोकसभा का चुनाव इतने बड़े मात्रा में कैसे होता है। क्योंकि भारत आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, तो कई देशों के लिए आश्चर्य की बात होती है कि इतने बड़े पॉपुलेशन में आखिर चुनाव होता कैसे है। तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए कई सारे देशों से लोग आते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग बिहार पे। 7वां क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा ने बिहार में कितनी सीटें जीती। तो भाजपा ने बिहार में 12 सीटें जीती। 7वां का यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं जो एनडीए गठबंधन था, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, तो उसमें कई सारी पार्टियां थी, आप लोग देख सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी 17 पे चुनाव लड़ी, 12 जीती, है ना। जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू, नीतीश कुमार जी की पार्टी, इन्होंने 16 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 12 जीते थे। लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास चिराग पासवान जी की पार्टी 5 सीट पे लड़े थे और इनका स्ट्राइक रेट 100% रहा, पांचों के पांचों सीट ये जीत गए। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर, जो कि जीतन राम मांझी जी की पार्टी है, ये 1 सीट पर चुनाव लड़े थे और 1 जीत गए थे। राष्ट्रीय लोक मोर्चा ये 1 पर लड़े थे और वो हार गए, वो नहीं जीत पाए। तो टोटल अगर आप काउंट करेंगे तो 17, 16, 33 और 5, 38 और 1 39 और 1 40। तो 40 सीटों पर एनडीए भी चुनाव लड़ी थी और 40 सीटों पर ही यहाँ पे इंडिया गठबंधन भी चुनाव लड़ी थी, क्योंकि लोकसभा की 40 सीटें ही हैं बिहार में। तो जिसमें एनडीए गठबंधन 40 में से 30 सीटें मिली और बाकी 9 सीटें यहाँ पे इंडिया गठबंधन को मिली और 1 जो मेंबर थे वो जीत गए निर्दलीय। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इस डेटा को पूरा देख लीजिए कि यहाँ पे आरजेडी कितनी सीटें जीती, 4 सीटें 23 पर लड़ी थी। कांग्रेस कितनी सीटें जीती, 3, 9 पर चुनाव लड़े थे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट लिबरेशन, ये जो पार्टी है 3 पर चुनाव लड़के 2 सीटें जीती थी। फिर विकासशील इंसान पार्टी 3 पर चुनाव लड़े थे, 1 भी नहीं जीत पाए। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, ये 1 पर लड़े थे, 1 भी नहीं जीत पाए। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1 पर लड़े थे, 1 भी नहीं जीत पाए। तो ये लोग एक्चुअली इंडिया गठबंधन वाले 9 ही सीट जीत पाए और एनडीए गठबंधन 30 सीटें यहाँ पे जीतने में कामयाब रहा और 1 सीट जैसा कि मैंने बताया निर्दलीय जीता गया पप्पू यादव जी के द्वारा। आगे देखते हैं 8वां क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव 2024 में
बिहार से एकमात्र निर्दलीय जीतने वाले उम्मीदवार कौन हैं? अभी मैंने बताया एकमात्र निर्दलीय जीतने वाले उम्मीदवार हैं पप्पू यादव जी, जो कि बिहार के पूर्णिया सीट से ये जीते और निर्दलीय ये जीते हैं। निर्दलीय मतलब ये किसी पार्टी से इनका कोई अलाइनमेंट नहीं था और ये वहाँ से जीत गए पूर्णिया से। तो 8वां का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये तो बिहार से हैं जो इकलौते जीते हैं निर्दलीय, लेकिन अगर पूरे देश की बात करें तो इस बार 7 इंडिपेंडेंट एमपी बने हैं, मतलब लोकसभा का चुनाव जीते हैं 2024 में। तो एक तो हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं, चौथा पप्पू यादव जी बिहार के पूर्णिया से जीते। इसके अलावा देखते हैं अमृतपाल सिंह, ये जीते हैं पंजाब के खद्दूर साहिब सीट से। सरबजीत सिंह खालसा ये भी जीते हैं पंजाब के फरीदकोट सीट से। एक और नाम देखते हैं शेख अब्दुल इंजीनियर राशिद, ये बारामूला से जीते हैं, जो कि JNK जम्मू एंड कश्मीर में है बारामूला, वहाँ से निर्दलीय जीते हैं। मोहम्मद हनीफा ये लद्दाख से निर्दलीय जीते हैं। उमेश भाई बाबू भाई पटेल ये दमन एंड दीव से निर्दलीय जीते हैं। और एक नाम महाराष्ट्र से है जो कि है विशाल प्रकाश बापू पाटिल, जो कि सांगली से जीते हैं महाराष्ट्र के, और ये भी निर्दलीय जीते हैं। तो टोटल इस बार 7 निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीतकर लोकसभा में पहुंचे हैं। 9वां क्वेश्चन, सबसे कम उम्र की महिला सांसद कौन बनी है? तो ये बनी है शांभवी चौधरी। 9वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो शांभवी चौधरी जो हैं ये बिहार के समस्तीपुर लोकसभा सीट से इस बार चुनाव जीती हैं और ये चुनाव लड़ी थी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जिनके लीडर है चिराग पासवान जी, उनके टिकट पर यह चुनाव लड़ी थी और इनकी एज 25 साल ही थी चुनाव लड़ने के टाइम पे। अब जानते हैं कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम एज 25 साल ही चाहिए और ये उस टाइम 25 साल की ही थी। आगे देखते हैं 10वां क्वेश्चन, लोकसभा के सबसे युवा सांसद कौन बने हैं, मतलब मेल में वो कौन बने हैं? तो ये बने हैं पुष्पेंद्र सरोज। ये एक्चुअली ओवरऑल भी इस बार सबसे यंगेस्ट एमपी ही हैं, मेल और फीमेल दोनों में ही मिलाकर। तो सबसे युवा सांसद बने हैं पुष्पेंद्र सरोज। 10वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े और ये कौशाम्बी लोकसभा सीट से, जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहाँ से ये लोकसभा चुनाव जीते हैं और इनकी एज भी 25 साल ही थी। डेट ऑफ बर्थ देखिए 1 मार्च 1999, इनकी एज भी 25 साल ही थी। और अगर बात करें सबसे ओल्डेस्ट एमपी कौन बने हैं, तो ये बने हैं TR बालू, जो कि तमिलनाडु के DMK पार्टी से चुनाव लड़े थे। TR बालू जो कि ओल्डेस्ट एमपी बने हैं। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन थे, इसके आगे भी हम लोग कवर करेंगे, बट प्लीज़ अगर आप लोगों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर दीजिए। ऐसे कई वीडियोज़ में आगे लाता रहूँगा आप लोगों के लिए, जो काफ़ी बेनिफिशियल होगा। आइए देखते हैं 11वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा लोकसभा सीट पर इंदौर से पहले सबसे ज़्यादा नोटा वोट का रिकॉर्ड दर्ज था? इस बार क्या हुआ, इंदौर जो कि मध्य प्रदेश की एक सीट है, वहाँ से नोटा ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मतलब नोटा मतलब नन ऑफ द एबव, उसको सबसे ज़्यादा वोट मिला। बट इसके पहले नोटा वोट का हाईएस्ट रिकॉर्ड कहाँ पे था? तो ये था बिहार के गोपालगंज जिले से। यहाँ पे नोटा का हाईएस्ट रिकॉर्ड था, बट उसको इस बार तोड़ दिया गया इंदौर के द्वारा। तो आइए इसके बारे में और डिटेल से जानते हैं। शंकर लालवानी एक बीजेपी कैंडिडेट थे, इस बार इंदौर लोकसभा सीट से लड़ रहे थे। उनका विनिंग मार्जिन इस बार हाईएस्ट रहा 11,75,092 वोटों का। इतना वोट मिला नहीं, ये विनिंग मार्जिन था, वोट और ज़्यादा मिला था, इतना विनिंग मार्जिन था। मतलब दूसरे नंबर पे जो कैंडिडेट थे उनसे इनका जीत का अंतर इतना था 11,75,092। अब आगे देखते हैं नोटा वोट कितना मिला। तो नोटा वोट मिला 2,18,674, जो कि ऑलमोस्ट 16% थे इस बार टोटल जितने वोट पड़े उसके। टोटल वोट कास्टेड का 16.28% नोटा को मिला, जो कि हाईएस्ट एवर नोटा वोट्स है। दूसरे नंबर पर रहे थे लक्ष्मण सोलंकी BSP पार्टी के, उनको मिला था 51,659 वोट। तो टोटल विनिंग मार्जिन इनका हो गया था 11,75,092 वोटों का। अब देखिए 2019 के लोकसभा के चुनाव में क्या हुआ था। बिहार का जो गोपालगंज जिला है वहाँ पे नोटा को वोट मिला था 51,660, जो कि 5% था। ओवरऑल जितना वोट कास्ट हुआ था उस सीट पे उसका 5% नोटा को वोट मिला था। लेकिन इस बार कितना मिला, 16.28%। तो नोटा होता क्या है, ये बेसिकली EVM जो होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उसके सबसे लास्ट ऑप्शन पे होता है नोटा, कि भाई अगर आपको ऊपर के कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं आया है तो आप नोटा पे दबा सकते हैं बटन। तो इसमें क्या हुआ, ये जो शंकर लालवानी जो जीते इंदौर से, यहाँ पे जो बाकी के 13 कैंडिडेट और थे
सबका जमानत जब्त हो गया, मतलब सिक्योरिटी डिपॉजिट उनका ख़त्म हो गया। अगर आप लोग नहीं जानते तो मैं बता दूं कि जब भी आप सुनते हैं कि जमानत जब्त हो गया, उसका मतलब क्या होता है? सिक्योरिटी डिपॉजिट एक्चुअली कुछ देना होता है। जैसे अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का, तो आपको 25,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर कोई आदमी चुनाव ना लड़ ले मुंह उठाकर, तो एक मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होता है वो ये होता है कि 25,000 आप जमा कीजिए। तो इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि आप चुनाव लड़े और जितने वोट पड़े, मान लीजिए 100 वोट पड़े, तो उसका 1/6% आपको 1/6 जो है वोट आपको मिलना चाहिए। मतलब अगर आप 100 वोट टोटल पड़े हैं उस सीट पे, तो आपको भैया कम से कम 17 वोट आपको मिलने चाहिए। अगर 1/6 अगर आपको वोट नहीं मिला है, तो ये जो 25,000 आप जमा किए थे वो 25,000 आपका ख़त्म हो जाएगा। इसी को बोलते हैं जमानत जब्त हो जाना। मतलब आप ये 25,000 भी वापस नहीं ले पाएंगे। भले ही आप चुनाव हार गए, लेकिन अगर आपको 17 वोट मिल गया, अगर 100 टोटल वोट पड़े हैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो अगर आपको 17 वोट मिल गया तो इट्स ओके, आप चुनाव हार भी गए तो ये 25,000 आपको वापस मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको 1/6 टोटल वोट का 1/6 नहीं मिला है, तो आपका ये जमानत जब्त हो जाएगा। इसी को बोलते हैं जमानत जब्त होना। तो इलेक्शन कमीशन आपके इस पैसे को जब्त कर लेती है। आइए आगे देखते हैं 12वां क्वेश्चन। भारत में महिला मतदाताओं की कुल संख्या के मामले में बिहार का स्थान कौन सा है? मतलब नंबर ऑफ वीमेन वोटर्स के मामले में बिहार का स्थान कौन सा है? तो इसमें बिहार का स्थान है 4th। 12वां का यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ओवरऑल जो वीमेन है, वीमेन वोटर्स है, उसमें यूपी पहले नंबर पे है, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे है, वेस्ट बंगाल तीसरे नंबर पे है और चौथे नंबर पे है बिहार। तो ये आंकड़ा आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं 13वां क्वेश्चन। बिहार के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? चीफ सेक्रेटरी कौन बने हैं बिहार के? तो ये बने हैं ब्रजेश मेहरोत्रा जी। 13वां का यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके पहले थे अमीर सुबहानी, तो ये फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी थे बिहार के। अगर बात करें पीके मिश्रा जी, तो ये बने हैं अभी प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के। प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्रधान सचिव बने हैं नरेंद्र मोदी जी के। अगर बात करें अजीत डोभाल जी की, तो ये एक बार फिर से बन गए हैं NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, और ये इनका लगातार तीसरा टर्म है जो कि अभी तक का हाईएस्ट है। इतने लंबे समय तक कोई भी NSA नहीं रहे थे भारत में। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। 14वां क्वेश्चन देखते हैं। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने हैं? बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं नंद किशोर यादव जी। 14वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। अगर बात करें स्पीकर, तो बने हैं नंद किशोर यादव जी। अगर बात करें डिप्यूटी स्पीकर कौन बने हैं, तो वो बने हैं नरेंद्र नारायण यादव जी, जो कि JDU पार्टी से हैं। ये बने हैं डिप्यूटी स्पीकर, बने हैं बिहार विधानसभा के डिप्यूटी स्पीकर बने हैं नरेंद्र नारायण यादव जी, और स्पीकर हैं नंद किशोर यादव जी। अब ध्यान रखिए नीतीश कुमार जी, हम लोग जानते हैं ये बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं, और तेजस्वी यादव जो हैं ये लीडर ऑफ अपोजिशन है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, बट इसके पहले जान लीजिए कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ इस बार 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हुए थे। तो अरुणाचल प्रदेश के स्पीकर कौन बने हैं? तो ये बने हैं तेसाम पोंगटे। आंध्रा के स्पीकर कौन बने हैं? अय्याना पात्रोडू। ये आप लोग नाम ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। उड़ीसा के स्पीकर कौन बने हैं? सुरमा पाढ़ी। सिक्किम के स्पीकर कौन बने हैं? मिंगमा नोरबू शेरपा। चूंकि एक स्पीकर का हम लोग बात किए, बिहार विधानसभा के स्पीकर नंद किशोर यादव जी हैं, तो उसी तरीके से ये चारों जो नए स्पीकर बने हैं, तो उनके नाम मैं यहाँ पे आपके सामने लेकर आ गया। आगे देखते हैं 15वां। अभी हाल ही में बिहार विधान परिषद के सभापति के पद से किसने इस्तीफा दिया है? तो बिहार विधान परिषद जो है आप जानते हैं, ये स्टेट का जो अपर हाउस होता है वो है बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल, बिहार विधान परिषद। तो इसके सभापति के पद से किसने इस्तीफा दिया है? तो ये दिया गया है देवेश चंद्र ठाकुर जी के द्वारा। 15वां का यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल चेयरमैन जो है देवेश चंद्र ठाकुर, ये इस्तीफा दे दिए, मतलब इस पद से, और साथ ही साथ अब ये मेंबर भी नहीं रहे उस हाउस के। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक सीनियर JDU लीडर हैं और ये अभी लोकसभा का चुनाव लड़े थे और वहाँ ये सीतामढ़ी लोकसभा सीट से ये जीत गए। तो इसीलिए अब दोनों पद तो आप रख नहीं सकते, अब आप सांसद बन गए हैं, तो आपको यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल से इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि ये जनरल इलेक्शन 2024 का जीत गए। किस सीट से जीते हैं आप लोग ध्यान रखिएगा, ये सीतामढ़ी सीट से जीत के अब ये सांसद बन गए हैं।
16वां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किन्हें पटना हाई कोर्ट का जज नियुक्त किया गया? तो ये अभी हाल ही में नियुक्त किए गए थे अरविंद सिंह चंदेल जी, इनको पटना हाई कोर्ट का जज नियुक्त किया गया। इसके पहले ये थे छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में थे, वहां से ट्रांसफर होकर ये पटना हाई कोर्ट में आए हैं। अब पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? तो ये हैं कृष्णन विनोद चंद्रन, ये हैं पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। और यहाँ पे बात करें तीसरा जो ऑप्शन है DY चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, ये भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। ये पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, लेकिन अगर पूरा ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब भारत के चीफ जस्टिस इंडिया हैं धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी, मतलब DY चंद्रचूड़ इनको कहा जाता है शॉर्ट में। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, ये बिहार के गवर्नर हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। 17वां क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया है? तो ये किया गया है बिहार के नालंदा में। 17वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो नालंदा यूनिवर्सिटी का जो नया कैंपस है ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो पहले वाला जहाँ था वहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। तो पहले जो था वो तो अब एक्चुअली भग्नावशेष बचा हुआ है, क्योंकि उसको तो जला दिया गया। तो अब जो अवशेष बचा हुआ है तो उसको वैसे ही रहने दिया गया, उसको छेड़छाड़ नहीं किया गया। उसको अब कहा जाता है नालंदा महाविहार, उसको कहा जाता है। अब वो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो उसको ज्यों का त्यों रखा गया और ये नया बनाया गया है नालंदा यूनिवर्सिटी, उससे लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है। तो इसके बारे में जो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर, उन्होंने कहा कि ये एक्चुअली ये रिवाइवल ऑफ ग्लोबल ब्रिज ऑफ लर्निंग है, क्योंकि उस समय जब नालंदा यूनिवर्सिटी था आज से 1600-1700 साल पहले, तो उस समय दुनिया भर के देशों के लोग आते थे यहाँ पढ़ने के लिए। तो अब कहीं ना कहीं इसको कहा गया कि ये ग्लोबल ब्रिज है लर्निंग का, उसका कहीं ना कहीं अब रिवाइवल हुआ क्योंकि दोबारा से बना। तो इसका जो कॉस्ट आया वो लगभग है 1749 करोड़ रुपया। और ये पहला जो नालंदा यूनिवर्सिटी था उसको कब बनाया गया था और किसने बनाया था? तो ये कुमार गुप्त वन जो थे, ये गुप्ता डायनेस्टी के राजा थे, इन्होंने बनाया था नालंदा यूनिवर्सिटी को 427 AD में बनाया था। और इसको नष्ट किसके द्वारा किया गया था? इसको नष्ट किया गया था बख्तियार खिलजी के द्वारा, जो कि एक टर्को अफगान मिलिट्री जनरल थे। इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किया था लगभग 1190 ईस्वी के आसपास। आगे देखते हैं 18वां क्वेश्चन, मेडिकल एजुकेशन को हिंदी माध्यम में प्रदान कराने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बना है? पहला हम लोग जानते हैं, पहला था मध्य प्रदेश। दूसरा राज्य कौन बना है? तो ये बना है बिहार। 18वां का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये बना है दूसरा राज्य जो मेडिकल एजुकेशन को हिंदी में देने जा रहा है। तो बिहार दूसरा राज्य बना है। मेडिकल कोर्सेज जो कि MBBS भी है उसमें, उसको प्रदान कराने वाला हिंदी में बना है बिहार। पहला था मध्य प्रदेश। तो इसमें बहुत सारे कोर्सेस होंगे, जैसे बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी, MBBS, ये सारे कोर्सेस आपको अब हिंदी माध्यम में भी मिलेंगे बिहार में। आगे देखते हैं 19वां क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में वहाँ के उच्च न्यायालय द्वारा 65% आरक्षण कानून को रद्द कर दिया है? तो ये किया गया है बिहार के हाई कोर्ट के द्वारा, पटना हाई कोर्ट के द्वारा किया गया, रद्द किया गया है। तो 19वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो पटना हाई कोर्ट ने उस कानून को रद्द कर दिया गया पटना हाई कोर्ट के द्वारा, जो कि एक्चुअली नवंबर 2023 में बिहार सरकार के द्वारा लाया गया था, जिसमें क्या किया गया था कि SC मतलब शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए और OBCs के लिए, EBCs के लिए जो कोटा का लिमिट था 50%, उससे बढ़ाकर कर दिया गया था 65% कर दिया गया था बिहार सरकार के द्वारा। किसमें? गवर्नमेंट जॉब्स में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। तो यही जो 65% किया गया था, इसको अब पटना हाई कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया। तो आगे हम लोग जानते हैं कि ये तो 65% किया गया था 50 से बढ़ाकर। इसके अलावा 10% जो है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को मिलता है कोटा, जो कि केंद्र सरकार लेकर आई थी इस बिल को। तो कहीं ना कहीं अगर इसमें 65 में अगर आप 10 मिला दोगे तो लगभग 75% जो था वो रिजर्वेशन मिल रहा था, टोटल हो जा रहा था 75%। तो इसी को पटना हाई कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया। तो अब कई नेता ये कह रहे हैं कि भाई आप इस कानून को 9th शेड्यूल में क्यों नहीं डाल देते हैं संविधान के, क्योंकि 9th शेड्यूल में अगर आप किसी भी सेंट्रल या स्टेट लॉ को डाल देते हैं तो उसका मतलब ये हो गया कि अब उसको किसी भी कोर्ट में चैलेंज
नहीं किया जा सकता है। तो ऐसा बिहार के लीडर कह रहे हैं। आगे देखिए क्या होता है। फिलहाल तो अभी बिहार सरकार जो है वो इस पटना हाई कोर्ट के द्वारा जो इस कानून को रद्द किया गया है, तो अब बिहार सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट जा रही है इसको लेकर। तो देखते हैं आगे क्या इसमें डेवलपमेंट होता है इसके बारे में। 20वां क्वेश्चन देखते हैं। बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत बिहार सरकार द्वारा 94 लाख परिवारों को कितनी वित्तीय सहायता दी जाएगी? किस कानून के तहत? बिहार स्मॉल एंटरप्रेन्योर स्कीम के तहत कितना फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा बिहार सरकार के द्वारा 94 लाख परिवारों को? तो ये एक्चुअली दिया जाएगा 2 लाख रुपए। 20वां का यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो बिहार कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है फाइनेंशियल असिस्टेंस 2 लाख रुपया प्रत्येक परिवार को दिया जाएगा। मतलब 94 लाख परिवारों को जिनकी जो मंथली इनकम है वो 6,000 रुपये से भी कम है, तो उनको किस लिए दिया जाएगा कि भाई आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कीजिए, मतलब खुद का कोई बिजनेस कीजिए, दुकान खोलिए, तो इस स्कीम के तहत दिया जाएगा। स्कीम का नाम है बिहार स्मॉल एंटरप्रेन्योर स्कीम। इस स्कीम के तहत दिया जाएगा। अब बेनिफिशियरी मतलब जिनको ये लाभ मिलेगा 2 लाख रुपए का, तो वो क्या करेंगे? या आप कोई स्मॉल स्केल आप कोई बिजनेस शुरू कीजिए, कोई कॉटेज इंडस्ट्री शुरू कर लीजिए, जैसे हैंडीक्राफ्ट्स हो गया, टेक्सटाइल हो गया, सर्विस सेक्टर में हो गया, या इलेक्ट्रिकल कोई आइटम बनाइए या दुकान खोल लीजिए। लेकिन ये जो अमाउंट होगा ये 2 लाख एक बार में नहीं दिया जाएगा, इसको इंस्टॉलमेंट्स में दिया जाएगा। पहले इंस्टॉलमेंट्स में 50,000 रुपये दिया जाएगा, इस तरीके से 3-4 इंस्टॉलमेंट्स में आपको 2 लाख रुपए दिया जाएगा। तो ये सब डेटा आया कहाँ से? तो एक्चुअली कास्ट बेस्ड सर्वे हुआ था, आप लोग जानते हैं बिहार में। तो इसमें ये आइडेंटिफाई किया गया कि बिहार में 94,33,312 फैमिली जो है जिनकी मंथली इनकम 6,000 रुपये से भी कम है, तो उनको आइडेंटिफाई किया गया है। अब इन्हीं लोगों को जो है ये 2 लाख रुपए का मदद दिया जाएगा सरकार के तरफ से। किस लिए? कि आप कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट खुद से ही कीजिए। तो 21वां क्वेश्चन। बिहार कैबिनेट ने असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे मजदूरों के लिए मृत्यु के मामले में मुआवजा 1 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया है? मतलब जो असंगठित क्षेत्र में मजदूर काम कर रहे हैं उनकी अगर मृत्यु होती है तो मुआवजा 1 लाख से बढ़ाकर उनके लिए कितना कर दिया गया बिहार सरकार के द्वारा? तो ये कर दिया गया 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख। 21वां का यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो कैबिनेट ने, बिहार कैबिनेट ने कॉम्पनसेशन जो मुआवजा मिलता है उसको बढ़ाकर कर दिया है जो उन मजदूरों के लिए जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है, असंगठित क्षेत्र में। बेसिकली असंगठित क्षेत्र वो होता है जहाँ पे सरकार के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना कोई ज़रूरी नहीं होता है, तो उसमें डेथ और डिसेबिलिटी अगर होता है तो आपका कॉम्पनसेशन बढ़ा दिया गया उसके लिए। तो कितना कर दिया गया है? ये कर दिया गया है 2 लाख। एक पहले कितना था? 1 लाख था। किस केस में? अगर आपका एक्सीडेंटल डेथ होता है या अननेचुरल डेथ होता है, मृत्यु होता है, तो 1 लाख पहले मिलता था, अब मिलेगा 2 लाख। वहीं पे अगर परमानेंट डिसेबिलिटी होता है, मतलब हाथ अगर आपके कट जाए, पैर कट जाए या आंखों में परेशानी आ जाए, परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाए, तो उसके लिए पहले 75,000 मिलता था, अब मिलेगा 1 लाख रुपए। लेकिन वहीं पे अगर नेचुरल डेथ की बात करें, प्राकृतिक मृत्यु अगर आपकी होती है कोई एक वर्किंग लेबर की, तो उसके फैमिली मेंबर को कितना मिलेगा? 50,000 रुपये। तो अंतर आप समझिए कि अगर नेचुरल डेथ होता है तो 50,000, लेकिन अगर एक्सीडेंटल डेथ होता है तो 2 लाख रुपए आपको मिलेंगे। आगे देखते हैं 22वां। हाल ही में बिहार कैबिनेट ने निम्न में से किन शहर या शहरों में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? तो हम लोग जानते हैं कि पटना में ऑलरेडी मेट्रो बन रहा है। इसके अलावा बिहार कैबिनेट ने किन किन शहरों में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को मंजूरी दिया है? तो मुजफ्फरपुर में दिया है, गया में भी दिया है, दरभंगा में भी दिया है और भागलपुर में भी दिया है। तो 22वां का यहाँ पे ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 23वां। पटना में गंगा नदी के किनारे पर बनने वाली स्टैचू ऑफ विजडम के नाम से जाने जाने वाली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की मूर्ति की ऊंचाई कितनी होगी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि हमारे पहले राष्ट्रपति भी थे, तो उनके लिए, उनको सम्मान देने के लिए एक मतलब उनकी बहुत बड़ी मूर्ति बनाई जा रही है पटना में गंगा नदी के किनारे, जिसका नाम होगा स्टैचू ऑफ विजडम। तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी? तो इसकी ऊंचाई होगी 243 मीटर्स। तो 23वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 122 मीटर जो है ये है स्टैचू ऑफ यूनिटी,
जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है और यह है गुजरात में। इसके अलावा 93 मीटर्स जो ऊंचाई है ये है स्टैचू ऑफ लिबर्टी की, जो कि यूएसए में है, उसकी ऊंचाई है 93 मीटर्स। तो मतलब ये है कि 243 मीटर ये दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ति, सबसे ऊंचा मूर्ति होने जा रहा है। तो ये वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू होने जा रहा है। तो पटना बिहार एक नई एम्बिशियस प्रोजेक्ट जो है वो अपनाने वाला है। भारत के पहले प्रेसिडेंट को, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जिनका नाम है, वो बिहार से ही थे, तो उनको कहीं ना कहीं सम्मान देने के लिए इस मूर्ति को बनाया जा रहा है। और जिसकी हाइट होगी, मतलब दुनिया की सबसे टॉलेस्ट स्टैचू होगी, कितनी होगी, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि 182 मीटर है, उससे भी 61 मीटर ये बड़ी होने जा रही है। और इसकी टोटल हाइट कितनी होगी, 243 मीटर्स, ये ध्यान रखिएगा। 24वां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में बापू टावर का उद्घाटन किया गया? तो ये भी बिहार में ही ये बनाया जा रहा है बापू टावर। 24वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया। तो बापू टावर जो कि इंडिया का टॉलेस्ट टावर है, जिसकी हाइट है 120 फीट। आगे देखते हैं 25वां, और ये आज का आखिरी प्रश्न होगा। हाल ही में नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्यों, यहाँ पे आप नागी कर लीजिएगा माफ करके, नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्यों को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि की वैश्विक सूची में शामिल किया गया है। ये किस राज्य में स्थित है नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य? तो ये स्थित है बिहार में। 25वां का यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में डिटेल हम लोग जान लेते हैं। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के दिन कब मनाया जाता है ये 5 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। तो इसी दिन सरकार के द्वारा नागी एंड नकटी बर्ड सेंचुरी जो है इसको घोषित किया गया रामसर कन्वेंशन। एक्चुअली सरकार के द्वारा ये नहीं किया जाता है, बट फिर भी आप जान लीजिए बिहार में ये है नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य। अब ये जो दोनों साइट्स हैं, नागी और नकटी दोनों अलग अलग हैं, तो ये दोनों ही मैन मेड साइट्स हैं। और ये कहाँ पे हैं? बिहार के जमुई जिले में झाझा फॉरेस्ट रेंज में है ये नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य। तो बिहार में अब कितने हो गए हैं टोटल? तो टोटल रामसर साइट्स बिहार में हो गए 3, 2 तो अभी हो गए नागी और नकटी, इसके अलावा एक और था, ये है कांवर लेक जो है बेगूसराय जिला में, ये भी एक रामसर कन्वेंशन के तहत ये भी साइट है। और रामसर साइट इसको घोषित किया गया था कांवर लेक को 2020 में, और अब 2024 में नागी और नकटी को भी घोषित किया गया रामसर साइट। तो टोटल इंडिया में अब कितने रामसर साइट्स हो गए हैं? 82। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इंडिया में टोटल रामसर साइट्स हो गए 82। और बिहार में कितने हो गए? बिहार में हो गए टोटल 3 रामसर साइट, 2 तो हो गए नागी और नकटी, और एक है कांवर लेक जो कि बेगूसराय जिले में, और इसको 2020 में घोषित किया गया था रामसर साइट। अब अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा कहाँ है इंडिया में, तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा है रामसर साइट्स, 16 रामसर साइट्स है तमिलनाडु में। दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश जहाँ पे 10 रामसर साइट्स हैं। 26वां क्वेश्चन, नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य के रामसर साइट बनने के बाद भारत में अब कुल कितने रामसर साइट्स हो गए हैं? तो अभी पिछले क्वेश्चन में ही हम लोग देखे, इन दोनों के मतलब नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य के रामसर साइट्स बनने के बाद भारत में अब टोटल रामसर साइट्स की संख्या हो गई है 82। 26वां का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 27वां देखते हैं, बिहार के किस जिले में एक विश्व स्तरीय पक्षी संग्रहालय बनाया जाएगा? एक वर्ल्ड क्लास बर्ड म्यूजियम बनाया जाएगा, ये बनाया जाएगा बिहार के जमुई में। 27वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 28वां, भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर ये कहाँ स्थापित किया गया? ये किया गया बिहार की राजधानी पटना में स्थापित किया गया है भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र। 29वां, ओलंपिक्स 2024 के लिए बिहार से चुनी गई पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये बनी है श्रेयसी सिंह, जो कि एमएलए भी है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भी है। कहाँ से है? ये बिहार के जमुई से ही है, एमएलए हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा, 2024 का जो ओलंपिक्स होने वाला है ये पेरिस, फ्रांस के पेरिस में होने वाला है, इसीलिए इसको पेरिस ओलंपिक्स कहा जा रहा है। 2028 में जो ओलंपिक्स होगा वो भी ऑलरेडी डिसाइडेड है, ये यूएसए के लॉस एंजलिस में ये होगा 2028 का ओलंपिक्स। जो बीता हुआ ओलंपिक्स है 2020 का, वो कहाँ हुआ था? ये जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ था, इसीलिए उसको
टोक्यो ओलंपिक्स कहा जाता है। अगला देखते हैं 30वां, बिहार का कौन सा शहर वर्ष 2023 में भारत के सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों की सूची में टॉप पर रहा? तो यह है बिहार का बेगूसराय। 30वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 31वां देखते हैं, बिहार की कौन सी यूनिवर्सिटी यूजीसी से श्रेणी 1 का दर्जा प्राप्त करने वाली बिहार की पहली यूनिवर्सिटी बनी? यूजीसी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। तो यूजीसी से श्रेणी 1 का दर्जा प्राप्त करने वाली बिहार की पहली यूनिवर्सिटी कौन सी बनी है? ये बनी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, CUSB। 31वां का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 32वां देखते हैं, बिहार के किस जिले में APJ अब्दुल कलाम जो कि हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं, इनके नाम से एक साइंस सिटी का उद्घाटन किया जा रहा है? वो कौन सा जिला है? तो ये जिला है पटना, बिहार की राजधानी। 32वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 33वां, पट्टा मेला ये बिहार के किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो ये जो पट्टा मेला है ये आयोजित किया जाता है बिहार के पूर्णिया जिले में। ये रिवाज आज भी यहाँ पे चल रहा है, जहाँ पे बेसिकली एक कह सकते हैं कि स्वयंवर की तरह यह आयोजित होता है, जहाँ पे लड़के लड़कियाँ दोनों आते हैं और यहाँ पे पान खिलाया जाता है। अगर आपके पार्टनर ने मतलब जो भी अगला व्यक्ति हो उसने अगर पान खा लिया तो वो रिश्ता पक्का समझा जाता है। तो ये आज भी पूर्णिया में आयोजित किया जाता है पट्टा मेला। 33वां का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 34वां देखते हैं, शरद विवेक सागर जिन्हें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा 2024 का युवा वैश्विक नेता घोषित किया गया है, तो ये बिहार के किस जिले से हैं? ये शरद विवेक सागर, तो ये बिहार के सिवान जिले से हैं। 34वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 35वां, झलक दिखलाजा सीजन 11 की ट्रॉफी को बिहार के किस प्रतियोगी ने जीता है? तो आप इनको जानते होंगे, ये है मनीषा रानी। तो 35वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो मनीषा रानी जीती हैं, 30 लाख प्राइज जीती हैं झलक दिखलाजा सीजन 11 जीतने के कारण। और इनका शो में एंट्री एज अ वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के रूप में हुआ था। ठीक है, वाइल्ड कार्ड मतलब सडन एंट्री होता है, तो उसके दौरान इनका एंट्री हुआ था। और ये इस शो के हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई वाइल्ड कार्ड से आया हुआ कंटेस्टेंट ने शो को ही जीत लिया हो। तो झलक दिखलाजा 11 की विनर थी मनीषा झा जो कि बिहार से हैं। 36वां क्वेश्चन, हाल ही में मई 2024 में किस देश में 3 दिवसीय भोजपुरी महोत्सव आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था मॉरिशस में। 36 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 3 दिवसीय भोजपुरी महोत्सव का आयोजन किया गया था। 37वां, रविंद्र भवन पटना में 16 से 18 जून 2024 में हुए 3 दिवसीय मिलेट्स महोत्सव का शुभारंभ किसने किया था? तो ये जो 3 दिवसीय मिलेट्स महोत्सव हुआ था इसका शुभारंभ किया गया था गवर्नर जी के द्वारा, जो कि गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। ये बिहार के गवर्नर है। सम्राट चौधरी बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। 37वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 38वां, किस राज्य के साथ बेहतर संपर्क के लिए बक्सर वाराणसी NH 319A नामक एक नए राजमार्ग का निर्माण किया जाएगा? तो बक्सर से वाराणसी आप समझ सकते हैं, ये बेसिकली उत्तर प्रदेश के साथ संपर्क बेहतर करने के लिए इस नेशनल हाईवे को बनाया जा रहा है, जिसका नाम है नेशनल हाईवे 319A। 39वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से बिहार का कौन सा जिला बिजली गिरने से हुए मौतों के मामले में सबसे संवेदनशील जिला के रूप में चिन्हित हुआ है? तो बिहार सरकार के द्वारा ऐसे 4 जिलों को चिन्हित किया गया है, और एक है किशनगंज, दूसरा कैमूर, तीसरा शिवहर और चौथा बांका। तो 39वां का ऑप्शन ई यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये चारों ही जिले जो हैं वो बिजली से गिरने से हुए मौतों के मामले में सबसे संवेदनशील जिले के रूप में इन चारों को चिन्हित किया गया है। तो ये चारों नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, किशनगंज, कैमूर, शिवहर और बांका। 40वां, बिहार के किस जिले में एड्स के सबसे अधिक मरीज हैं? तो ये हैं बिहार की राजधानी पटना में एड्स के सबसे अधिक मरीज हैं। 40 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 41वां, हाल ही में सुशील मोदी जी का निधन हुआ था, वह किस राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके थे? तो ये बिहार के उप मुख्यमंत्री कई बार रह चुके हैं। 41वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 42, हाल ही में L&T मतलब लार्सन एंड टर्बो कंपनी ने बिहार में 254 मेगावाट आवर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ 185 मेगावाट
ग्रिड से जुड़े सौर संयंत्र के विकास के लिए अनुबंध किया है, यह किस जिले में बनाया जाएगा? तो ये जो है ये बनाया जाएगा बिहार के लखीसराय जिले में। तो आप समझ सकते हैं ये जो L&T कंपनी है इसने बिहार सरकार के साथ जो समझौता किया है इसमें 254 मेगावाट आवर BESS मतलब बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ साथ 185 मेगावाट ग्रिड से जुड़े सौर संयंत्र का विकास करेगी बिहार के लखीसराय में। 42वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 43वां 15वें वित्त आयोग के तहत वर्ष 2024-25 के लिए बिहार पंचायतों को कितनी धनराशि दी जाएगी? तो ये दी जाएगी 2000 करोड़ रुपए। 43वां का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 44 मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर और अतिथि परिषद का उद्घाटन निम्न में से किस जगह पर किया? तो इन दोनों का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा हुआ वेस्ट चंपारण में। 44 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 45वां क्वेश्चन नीति आयोग के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार गरीबी रेखा से बाहर आने में बिहार का कौन सा स्थान है? तो बिहार का है दूसरा स्थान, जहां से 3.77 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। पहले पे था यूपी, जहां से 5.94 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। तो जो नीति आयोग है, नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नीति आयोग के जारी रिपोर्ट के अनुसार गरीबी रेखा से बाहर आने में बिहार का दूसरा स्थान है। 45वां का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 46 बिहार से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया मोहम्मद हुसैन को। बिहार से जिसको सम्मानित किया गया उसका नाम है मोहम्मद हुसैन। 46 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 47 निम्न में से बिहार के किस स्टार्टअप को साल का सबसे अच्छा स्टार्टअप का अवार्ड मिला है? तो ये स्टार्टअप का नाम है मेडिवाइजर प्रा लिमिटेड। तो इसके जो संस्थापक हैं वो हैं, जिनका नाम है, इसके संस्थापक का नाम है नीरज कुमार झा। नीरज कुमार झा इसके संस्थापक का नाम है। दूसरे नंबर पर रहा वेद प्रभा एरोस्पेस लिमिटेड, जिसके संस्थापक है मनीष दीक्षित, इसके संस्थापक है। तीसरे नंबर पर रहा बीरो पावर प्राइवेट लिमिटेड, जिसके संस्थापक रहे रजनीश कुमार, इसके संस्थापक है रजनीश कुमार। और ये जो चौथे नंबर पर वाला है ग्राम श्री किसान प्रा लिमिटेड, इसके जो संस्थापक हैं इसका नाम है आस्था सिंह। आस्था सिंह। लेकिन इसमें सबसे खास बात यह है कि बेस्ट महिला नेतृत्व वाली स्टार्टअप यही रहा, जिसके स्टार्टअप का नाम है ग्राम श्री किसान प्राइवेट लिमिटेड। तो ये वैसा स्टार्टअप है जो कि महिला नेतृत्व वाली स्टार्टअप है। अगर जितने भी स्टार्टअप है जिसकी नेतृत्व महिलाएं कर रही है, उसमें सबसे जो बेस्ट स्टार्टअप है वो है ग्राम श्री किसान प्राइवेट लिमिटेड। 47 का ऑप्शन डी करेक्ट, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे बिहार से किस स्टार्टअप को साल का सबसे अच्छा स्टार्टअप का अवार्ड मिला है, तो उसमें है मेडिवाइजर प्राइवेट लिमिटेड। लेकिन महिला नेतृत्व वाली बेस्ट स्टार्टअप जो है वो रहा ग्राम श्री किसान प्राइवेट लिमिटेड। 48वां देखते हैं 18वीं लोकसभा के चुनाव में बिहार में निम्न में से किस राजनीतिक पार्टी की जीत का प्रतिशत 100% रहा? मतलब जितने सीट पे लड़े वो सारे के सारे जीत लिए। तो उस पार्टी का नाम है LJPRV, मतलब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। इन्होंने 5 सीटों पे चुनाव लड़ा, NDA गठबंधन के साथ थे और 5 के 5 इन्होंने जीत लिए। हालांकि एक और पार्टी है हम, जो कि जीतन राम मांझी जी की पार्टी है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा। ये हालांकि एक ही सीट पे लड़े और वो जीत ही गए, लेकिन चूंकि वो ऑप्शन में भी नहीं है तो यहाँ पे हम लोग LJPRV आराम से मार सकते हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। 49वां देखते हैं 22 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है बिहार राज्य का स्थापना दिवस। 49 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार एंड उड़ीसा प्रोविंस को अलग कर दिया गया था। बिहार एंड उड़ीसा प्रोविंस को अलग कर दिया गया था बंगाल प्रेसिडेंसी से। बाद में फिर 1936 से बिहार एंड उड़ीसा प्रोविंस से उड़ीसा अलग हो गया। उड़ीसा अलग हो गया 1936 में। बाद में फिर सन 2000 ईस्वी में बिहार से झारखंड अलग हो गया। तो इस तरीके से सबसे पहले बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ बिहार और उड़ीसा,
और बिहार और उड़ीसा से फिर उड़ीसा अलग हो गया, फिर बाद में बिहार से झारखंड अलग हो गया सन 2000 में। तो 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार का फॉर्मेशन डे। 50वां देखते हैं, भारत में शहद उत्पादन के मामले में बिहार का स्थान कौन सा है? तो इसमें जो बिहार का स्थान है वो है 4th, चौथे नंबर पे। पहले पे जो है वो है यूपी, दूसरे पे जो है वो है गुजरात और तीसरे पे जो है वो है पंजाब। चौथे नंबर पे है बिहार शहद प्रोडक्शन के मामले में, हनी प्रोडक्शन के मामले में। 51वां क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के नए स्वास्थ्य मंत्री कौन बने हैं? तो बिहार के नए स्वास्थ्य मंत्री बने हैं मंगल पांडे जी। 51 का ऑप्शन 1C करेक्ट हो जाएगा। सुनील कुमार जो हैं वो बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, अभी शिक्षा मंत्री हैं सुनील कुमार। मंगल पांडे जो है वो हैं स्वास्थ्य मंत्री। तो 51 का ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा। 52वां देखते हैं, बिहार के किस जिले में सिमरिया धाम का विकास हरिद्वार की हर की पौड़ी के तर्ज पर किया जाएगा? तो ये सिमरिया धाम है कहाँ? तो ये है बिहार के बेगूसराय में। 52 का ऑप्शन B करेक्ट हो जाएगा। तो आज के हमारे यही 52 क्वेश्चन थे, 52 क्वेश्चंस थे। आशा है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा है, आप लोग और इसमें सीरीज़ चाहते हैं तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मैं वीडियो को थोड़ा लॉन्ग में ले गया था स्टार्टिंग में, इसलिए वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया। आप लोग को कोई भी सुझाव हो वीडियो से रिलेटेड, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और आगे आने वाले बिहार के हर एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है, तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।